सर्जिकल स्ट्राइक को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक सुर्खियों में आ गई है। आज सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह भी नहीं थी, फिर भी बेमौसम सर्जिकल स्ट्राइक चर्चा में आ गई। दरअसल अभी चुनावी मौसम चल रहा है और इस मौसम में गड़े मुर्दे खूब उखाड़े जाते हैं, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक पर भी चर्चा छिड़ गई और सियासत मच गई। पाक अधिकृत कश्मीर में 2 साल पहले आतंकियों की सफाई के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक राजस्थान में अचानक चुनावी मुद्दा बन गई है। सबसे पहले उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया। कारोबारियों और प्रोफेशनल से मुखातिब होते हुए राहुल ने कहा कि मनमोहन सरकार में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन हमने पीएम मोदी की तरह इसका ढिंडोरा नहीं पीटा था। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह का दावा पेश किया, और वो भी उस राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले, जहां से भारी संख्या में लोग आर्मी में हैं। हालांकि राहुल के इस बयान पर पलटवार करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी सामने आ गए। शाह ने कहा कि राहुल सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। Are you aware that the exact same surgical strike that was done by Narendra Modi was done by Manmohan Singh 3 times? When the army came to Mr. Manmohan Singh and said that we need to retaliate against Pakistan for what they have done, they also said we want it to be secret. For our own purposes. Mr. Narendra Modi actually reached into the army's domain and shaped their surgical strike. He turned their surgical strike into a political asset when it actually was a military decision. सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर जवानों की शहीदगी का बदला लेकर वापिस आ गए। आप लोगों को खुशी हो रही है, आप लोगों को खुशी हो रही है। मोदी जी ने सेना के शहीद जवानों का बदला लिया। ये राहुल बाबा अभी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब रहो, देश के शहीदों का अपमान करते हो। जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सियासत छिड़ी है उसे भी जान लेते हैं। 2016 के 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात थी जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना ने हमला किया था और कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही थी जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। इससे कमांडोज जो है वो सीमा के करीब उतारे गए और इन्होंने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना के कमांडोज ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। आतंकियों के 7 लॉन्चिंग पैड्स को जवानों ने ध्वस्त कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय कमांडोज ने 38 आतंकवादियों को मार गिराया था। सर्जिकल स्ट्राइक का यह पूरा ऑपरेशन 2 घंटे चला, जिसे अंजाम देने के बाद कमांडोज सुरक्षित वापस लौट आए। दरअसल उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उरी आतंकी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर करारा बदला लिया गया था, जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे कि यह बदला लेने की कार्रवाई थी जो कि भारतीय जवानों ने, भारतीय सेना ने बखूबी निभाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने भी सैनिक गए थे उनमें से किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई और सब सुरक्षित वापस लौटे थे। और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर पहले भी राहुल गांधी ने बयानबाजी की थी। हालांकि तब उन्होंने मनमोहन सरकार में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक होने का दावा नहीं किया था। राहुल समेत बाकी नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पहले क्या बयान दिए थे उसे भी जान लेते हैं। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पीएम मोदी जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया था और कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी तुच्छ राजनीति न करे। कांग्रेस के फायरब्रांड नेता संजय निरुपम ने तो कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक राजनीतिक फायदे के लिए नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ तो की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने इसके सबूत भी मांग लिए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है।
विपक्षी नेताओं के बयानों के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक से पीएम मोदी का सीना 56 इंच से बढ़कर 100 इंच का हो गया। आज राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर भी ज्ञान वर्षा की। राहुल ने हिंदुत्व की बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी को तो हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता। राहुल ने कहा कि मोदी खुद को बहुत ज्ञानवान मानते हैं, उन्हें लगता है सारा ज्ञान उनके पास ही है, लेकिन खुद को हिंदू बताने वाले मोदी को हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता। राहुल के इस बयान पर पलटवार करने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सामने आई। उन्होंने कहा कि क्या अब ये दिन आ गए हैं कि हमें राहुल गांधी से हिंदू होने का मतलब समझना पड़ेगा। What is the essence of Hinduism? You please study Hinduism. What does the Gita say? That knowledge is with everybody. Knowledge is all around you. Knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is हर जीव के पास ज्ञान है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हिंदू हूं, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। किस प्रकार के हिंदू हैं? सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू होने का मतलब पता नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम था कि जन्मधारी ब्राह्मण के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो रही है कि अब हिंदू होने का मतलब भी हमें उनसे समझना पड़ेगा। भगवान ना करे वो दिन कभी आए कि राहुल गांधी से हमें हिंदू होने का मतलब जानना पड़े। तो सियासत के इस दौर में जब नेता हिंदू होने की बात समझ और समझा रहे हैं, देश का हिंदू क्या चाह रहा है इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश की राजधानी आरएसएस ने नया अभियान छेड़ा है। दिल्ली में आरएसएस के संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने आज से राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा शुरू की है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में संघ के प्रांत संघ चालक कुलभूषण आहूजा ने संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। एक मिनी ट्रक को रथ की शक्ल दिया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाने और जन जन के बीच जागरूकता के लिए यह रथ यात्रा निकाली गई। मकसद तो ये है कि जन आंदोलन करके जन जागरण करना है। किसको सुनाना है? राम भक्तों की सरकार है, चाहे तो 10 मिनट में निर्णय कर सकते हैं। ऐसा है कि सरकार का काम है 10 मिनट में करे या 10 वर्ष में करे, लेकिन हम लोगों को मुद्दा है कि राम मंदिर हमको चाहिए, शीघ्र से शीघ्र हो, क्योंकि समाज की इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और वर्षों वर्षों की मांग है पूरी हिंदू समाज की, राम मंदिर बने। रथ यात्रा को लेकर बड़ा माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन रथ यात्रा का पहला दिन फीका माना जा रहा है, क्योंकि रथ यात्रा के साथ साथ भारी हुजूम नहीं चल रहा था। राम मंदिर के लिए एक बार फिर रथ यात्रा का आगाज हुआ है। इस बार मंदिर के लिए रथ यात्रा का अभियान आरएसएस ने शुरू किया है। आरएसएस ने रथ यात्रा की कमान स्वदेशी जागरण मंच को सौंपी और आज से रथ यात्रा शुरू भी हो गई। ये संकल्प रथ यात्रा पूरी दिल्ली में घूमेगी। आज से शुरू हुई ये यात्रा 9 दिसंबर तक चलने वाली है। झंडेवालान मंदिर से शुरू हुई इस रथ यात्रा का समापन 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में ही 9 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को लेकर सभा रखी है। राम मंदिर के लिए दिल्ली में रथ यात्रा की शुरुआत तो हो गई, तो उधर संत स्वामी परमहंस दास अपनी चिता सजाने की तैयारी में जुट गए। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास सीता माता के समाहित स्थल भदोही पहुंचे और वहां से मिट्टी उठाई। परमहंस दास का कहना है कि इसी मिट्टी को लगाकर वो 6 दिसंबर को अपनी चिता सजाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए परमहंस दास आमरण अनशन पर भी बैठे थे, जिसे प्रशासन ने तुड़वा दिया था, और अब राम मंदिर के लिए उन्होंने अपनी आहुति देने का ऐलान किया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो बाधाएं आ रही हैं, तो वहाँ मैं यहाँ की समाहित स्थल की मिट्टी लेने आया हूँ कि इस मिट्टी का पूजन करूंगा, और पूजन करके जब मैं चिता पर बैठने लगूंगा 6 दिसंबर को, तो उस मिट्टी को माथे में लगा करके, क्योंकि जगत जननी भगवती माँ जानकी की यह चरणों की लगी हुई रज है, इससे हो सकता है कि माँ की कृपा से जो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको शायद सद्बुद्धि आ जाए और करोड़ों जन भावनाओं का आदर करते हुए अपने वादा को जो वादा किए थे, वो भगवान श्री राम लला का अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण करा देंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा मरना भी सार्थक हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंदिर मुद्दे पर विवादित बयान दिया है।
गया में चल रहे संत सम्मेलन में गिरिराज ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचेगी और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मुस्लिम भाई को भी आगे आना चाहिए, आकर के राम मंदिर निर्माण में लगें। अगर नहीं लगेंगे हिंदुओं के मन पे चोट पहुंचेगा, और चोट पहुंचेगा अगर हिंदुओं का सब्र टूटेगा तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं। तो गिरिराज सिंह का एक के बाद एक विवादित बयान तो आ रहा है और कई लोग ये भी मानते हैं कि ये सब कुछ जो है वो 2019 की सियासत का हिस्सा है और इसलिए जो भी हो रहा है वो 2019 के चुनाव को देखते हो रहा है। अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के बाद एक और बड़ा दांव खेल दिया है। पुणे के चर्चित भीमा कोरेगांव हिंसा केस में हिंदूवादी नेताओं पर दर्ज केस फडणवीस सरकार वापस लेगी। तो ये जो केसेस थे ये वापस लेने वाली है फडणवीस सरकार। भीमा कोरेगांव हिंसा में 655 केस दर्ज हुए थे और इनमें से 63 गंभीर थे को छोड़कर बाकी केसेस जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, यानी 492 केस वापस लेने की तैयारी है। भिड़े गुरुजी पर भी दर्ज जो केस था वो वापस हो सकता है ये माना जा रहा है और उनको लेकर बहुत सारी सियासत हुई थी। मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज केस भी वापस होंगे ये भी माना जा रहा है। और ये सब कुछ जो है ये 2019 के चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र जहां से 48 लोकसभा सीटें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था 534 में से 46 केसेस जो हैं वो ऐसे हैं जो गंभीर हैं, उनको छोड़कर बाकी 488 मुकदमे सरकार वापस लेगी। भीमा कोरेगांव क्या था उसको समझिए। पुणे जिले का एक छोटा सा गांव जो है वो भीमा कोरेगांव है और यहां पर हर साल क्या होता है ये भी समझिए। इस छोटे से गांव से मराठा इतिहास जुड़ा हुआ है और वो इतिहास जो है वो ये कहता है इस छोटे से हिस्से को लेकर कि 1 जनवरी 1818 को यहां पर पेशवा की सेना की हार हुई थी और इस हार में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा को हराया था, ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन ईस्ट इंडिया की तरफ से महार जो है वो योद्धा के तौर पर लड़े थे और इसीलिए इस हार को जो महार समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं या बाकी लोग हैं वो उसे जीत के तौर पर देखते हैं और पेशवा सेना का नेतृत्व बाजीराव पेशवा कर रहे थे और जो उनकी हार हुई उसमें पेशवाओं की हार को दलित अपनी जीत मानते हैं, इसीलिए हर साल भीमा कोरेगांव में जश्न मनाया जाता है। भीमा कोरेगांव केस में मुकदमों की वापसी की खबर से सियासी खलबली भी मच गई। भिड़े गुरुजी से भी मुकदमा वापस लेने की तैयारी पर विपक्षी दलों ने फडणवीस सरकार को घेरा और कहा है कि 2019 चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। संभाजी भिड़े हैं, मिलिंद एकबोटे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये खुद कहती है कि ये दंगाई है और दंगाई होने के बाद एक को पकड़ा जाता है दूसरे को पकड़ा नहीं जाता है। तो ये जो सिलेक्टिव तरीके से सरकार का जो रवैया है इसके हम लोग निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना भी करते हैं। भीमा कोरेगांव में भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हैं। पहले ऐलान किया गया था हम मुकदमा वापस लेंगे, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा वापस लें। लेकिन जो गुनेगार हैं एक बोटे भीड़े उन पे कब कार्रवाई होगी ये मुख्यमंत्री को बताना होगा। जब गलत मुकदमे कायम किए गए और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया तो उसको वापस लेना ही अब उनके लिए ज्यादा उचित होगा। ये सब 2019 की तैयारियां हैं। अगर इस सरकार को दोबारा मौका मिल गया तो ये उससे भी ज्यादा बुरे काम करेगी जो इसने 4.5 साल किए हैं। तो भीमा कोरेगांव को लेकर सियासत जो है वो फिर से तेज हो रही है और ये सब कुछ 2019 के लिए हो रहा है ऐसा माना जा रहा है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया तो इसके साइड इफेक्ट सामने आने लगे। यूपी के हनुमान मंदिरों में अब दलितों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। आगरा के बाद लखनऊ में ऐसा ही वाकया नजर आया। दलित समुदाय के लोग हजरतगंज चौराहे पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। इनका कहना है कि जब सीएम ने ही हनुमान जी को दलित बता दिया है तो हनुमान मंदिरों का पुजारी भी दलित ही होना चाहिए और मंदिर का रख रखाव भी हमें ही करने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी ने राजस्थान में कहा है कि बजरंग बली जी दलितों के देवता हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हनुमान जी के मंदिर पे दलित का पुजारी हो और हम लोग जो है उनकी पूजा करें। यही हमारी मांग है कि सारे मंदिरों में जो हनुमान जी के मंदिर हैं उनमें दलितों का पुजारी होना चाहिए।
भारत की राजनीति में जाति धर्म का झगड़ा तो चलता ही रहता है। अब जाति के बवाल में ट्विटर के सीईओ भी फंस गए हैं। दिलचस्प यह है कि हनुमान की जाति की तरह ट्विटर को टेंशन में डालने का मामला भी राजस्थान का ही है। राजस्थान में जोधपुर की कोर्ट ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जोधपुर के वकील हस्तिमल सारस्वत ने ट्विटर के सीईओ पर ब्राह्मण विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी की एक फोटो ट्वीट हुई थी जिसमें उनके हाथ में एक प्लेकार्ड था। पोस्टर पर लिखा था, ब्राह्मण पितृसत्ता का नाश हो। ये फोटो जैक डॉर्सी के भारत दौरे की थी। ट्विटर ने इस पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन राजस्थान के ब्राह्मणों को लगा कि माफी नाकाफी है। राजकुमार शर्मा जिसने यह जोधपुर में इस ट्वीट को देखा, उसने महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 4 जोधपुर की अदालत में एक परिवाद पेश किया, जिसमें यह कहा कि ऐसे पोस्टर को देखने से ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं को ठेस पहुंची है, ब्राह्मण समाज की मानहानि हुई है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज अदालत ने पुलिस थाना बासनी को ये परिवाद भेजते हुए निर्देश दिए कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग के बीच राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर ही सवाल उठा दिया। कटारिया ने कहा कि मुस्लिमों की आबादी 15 करोड़ है तो फिर उन्हें अल्पसंख्यक क्यों कहा जाए। कटारिया ने यह भी कहा कि अगर 15 करोड़ जनसंख्या वालों को अल्पसंख्यक कहेंगे तो फिर जिनकी आबादी 1% भी नहीं है उन्हें क्या कहिएगा। अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, या भी आप ये 15 करोड़ लोग रहते हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं क्या? इससे तो हम छोटी छोटी जातियां ऐसी जिनका 1% बढ़िया 1% ही नहीं हिंदुस्तान की आबादी के, तो हम अल्पसंख्यक, हमारा तो कोई नाम नहीं है। अल्पसंख्यक में हम भी आते हैं, सिख भी आते हैं। आप अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान को क्यों समझते हैं? पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करके लौटे कांग्रेस के नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर विवाद जारी है। विरोधी तो उन पर भड़के ही हुए हैं, अब उनके सहयोगियों ने भी हमला शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार के दो मंत्रियों ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह सरकारिया ने सिद्धू का इस्तीफा मांगा है। दोनों सिद्धू के उस बयान पर भड़के हुए हैं जिसमें उन्होंने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना कैप्टन मानने से इनकार किया था। पंजाब में वो कैप्टन भी अमरिंदर सिंह कैप्टन है, हमारा लीडर भी अमरिंदर सिंह है। अगर उनके मन में शंका है, वो नहीं मानते कैप्टन अमरिंदर सिंह को लीडर, तो मॉरल ड्यूटी मांगती है कि वो कैबिनेट छोड़ के जहां राहुल जी को ड्यूटी दे जाके काम करें। नहीं तो कैप्टन जी को सॉरी कहें भाई गलती से बाहर निकल गई है, कैप्टन साहब को ही लीडर मानना पड़ेगा पंजाब में, ये मेरी राय। छोटे भाई को ये सजेशन देनी चाहता हूं, सिद्धू साहब आपके सपने बहुत बड़े हैं, होने भी साकार भी होने चाहिए। मेरी छोटी सी राय है कि आप बोलिए कम, काम ज्यादा कीजिए, लोगों को सब पता चल जाता है। जिस तरीके से उन्होंने जिस लहजे से कहा कौन कैप्टन, कैसा कैप्टन, ये बहुत मनता किया। तो आपको लगता है जैसे मिस्टर बाजवा ने इनके इस्तीफे की मांग की है, आप उससे सहमत हैं? नहीं, बाजवा साहब ने तो ठीक किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं चाहते, ये कैप्टन साहब को अपनी टीम का कैप्टन नहीं मानना चाहते तो टीम छोड़ दे टीम को। तो सिद्धू जो है वो लगातार इस बात को लेकर विवाद में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो हमें बात एक और मसले की करनी होगी, क्योंकि कॉरिडोर खुलवाकर मोदी सरकार ने सिखों की मुराद तो पूरी की, अब कश्मीरी पंडितों के नाम पर शारदा पीठ का रास्ता खुलवाने की मांग तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। महबूबा ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के बाद कश्मीरी पंडितों को यकीन है कि सरकार शारदा पीठ का रास्ता खुलवाने की कोशिश जरूर करेगी, ये बात कही है। कश्मीरी पंडित 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू होने के बाद से ही शारदा पीठ के दर्शन की मांग कर रहे हैं। शारदा पीठ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में है। एक जमाने में यह हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थान था जो आज खंडहर की शक्ल में है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने इस शारदा पीठ पर किसी को भी दर्शन करने तक की इजाजत नहीं दी। करतारपुर कॉरिडोर के बाद जिस शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग हो रही है उसका इतिहास और भूगोल भी आपको समझना चाहिए। तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं यानी पीओके, उसमें नीलम नदी के किनारे पर शारदा पीठ जो है वो बना हुआ है और शारदा पीठ के नाम पर पीओके का ये शारदा गांव है जहां पर तमाम लोग जो है वो देवी सरस्वती का मंदिर जो है वो अब खंडर की तरह है। इस बात को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मांग ये है कि वहां पर 18 महाशक्ति पीठों में से एक ये शारदा पीठ जो है वो भारतीयों के लिए वहां तक का रास्ता खुलना चाहिए। शारदा पीठ में सती का दाहिना हाथ गिरा था। जो पीठ है उनमें से एक पीठ ये भी है और वहां सती का दाहिना हाथ गिरने की बात है।
नीलमत पुराणों में शारदा पीठ का जिक्र मिलता है। इसके अलावा अल बरूनी कलहण में और ने भी लिखी शारदा पीठ की गाथा जो है वो लिखी है, उसका जिक्र किया है। ऋषि शांडिल्य को यहीं पर मां शारदा के साक्षात दर्शन हुए थे, ये भी कहा जाता है। शारदा पीठ का मंदिर पहले 142 फीट लंबा और 94 फीट चौड़ा था। आप समझिए कितना बड़ा मंदिर था। और पूरा शारदा पीठ मंदिर जो है वो आधा एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, लेकिन आज उसके खंडर होने की बात सामने आती है। शारदा पीठ मुजफ्फराबाद से 93 मील और बारामूला से 42 मील की दूरी पर मौजूद है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 16 मील की दूरी पर यह शारदा पीठ मौजूद है। लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के बाद से ही वहां पर कोई जा नहीं पाता और इसीलिए कहा जा रहा है कि शारदा पीठ जो है, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। शारदा पीठ का रूट खोलने की मांग करके महबूबा मुफ्ती ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। वो एक तरफ कश्मीरी पंडितों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर पाकिस्तान से बातचीत आगे बढ़ाने का जज्बाती दबाव भी बढ़ाना चाहती है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सियासत का हिस्सा ज्यादा लग रही हैं और जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई बात कम नजर आती है। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू फिर विवादों में गिरते दिख रहे हैं। राजस्थान के अलवर की एक रैली में सिद्धू ने पीएम मोदी को रफेल और किसानों के मुद्दे पर घेरा तो उनकी जुबान बहक गई। 100 करोड़ का प्लेन 1600 करोड़ में, अरे वो 1100 करोड़ किसकी जेब में डाले भाई? वो अंदर की बात किसके लिए थी? है? चौकीदार का कुत्ता भी जोर से मिल गया है। पेट्रोल पंप पे जाओ, प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा मिलता है। प्रधानमंत्री बताएं कि 450% ड्यूटी आपने डीजल पे लगाई, किसानों की कमर तोड़ दी आपने। तुम गरीबों के नहीं हो, तुम किसानों के नहीं हो, तुम अंबानियों और अदानियों के हो। कठपुतली बन गए तुम बड़े बड़े पूंजीपतियों की। और वो रोज गाना गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। कहां कदरदान अडानी अंबानी जैसा मिलेगा। ठोको ताली, ठोको नेता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के रण में हर दाव आजमा रहे हैं। डूंगरपुर में राहुल मुन्ना भाई MBBS की तरह जादू वाली झप्पी देते नजर आए। एक सम्मेलन में पहुंचे राहुल प्रोफेसर से बातचीत कर रहे थे। यहीं एक गर्ल्स कॉलेज में संविदा पर तैनात महिला प्रोफेसर ने बेहद मामूली मानदेय मिलने का मुद्दा उठाया। इस दौरान वो भावुक हो गए। ऐसे में राहुल ने उन्हें गले लगाते हुए सत्ता में आने पर उनकी परेशानी दूर करने का भरोसा दिलाया। सियासी गलियारे से सामने आया राहुल गांधी की झप्पी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने ही सांसद पर भड़क गए, वो भी खुलेआम एक रैली में। लेकिन क्यों, वो देखिए। 50 करोड़ गरीब लोगों को। चुरू के सुजानगढ़ में अमित शाह मोदी और वसुंधरा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन मंच पर अपने ही नेताओं के शोर शराबे से इस कदर वो परेशान हुए कि उनका पारा चढ़ गया। उनके गुस्से के शिकार हुए चुरू के सांसद राहुल कसवा। शाह ने कसवा को अपने पास बुलाया और खूब भड़काया। भैया, ओ भाई, क्या हो गया? बहुत काम है आपको, तो बैठो ना। अरे छोड़ो ना, क्या काम कर रहे हो? शाह को भड़कते हुए देख सांसद राहुल सकपका गए और सॉरी बोलते हुए सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गए। उधर राहुल कसवा को डपटने पर भीड़ ने भी शाह का साथ दिया और लोग कह उठे, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती है। इससे पहले ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के साथ सूबे की सियासत गर्मा गई है। पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर सागर की है, जिसमें चुनाव के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में ले जाई जाती दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां जिला जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जबकि तीसरी तस्वीर सतना की है, जिसमें कुछ लोग स्ट्रांग रूम के पिछले दरवाजे से कुछ बक्से लेकर भीतर जाते दिख रहे हैं। इन तीन तस्वीरों को लेकर ही सूबे की सियासत गरमाई हुई है। क्यों, अब एक एक कर वो समझिए। पहले सागर का मामला समझिए। यहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं। इनमें से खुरई सीट की ईवीएम चुनाव के 48 घंटे बाद स्ट्रांग रूम में पहुंची, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है। उसने इनमें गड़बड़ी की आशंका जताई है।
इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। हमें पूरी संभावना ये है कि जो हमारे सामने वाले प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ न कुछ मैनिपुलेशन करने के चक्कर में है। भोपाल की पुरानी जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई है। बीती रात यहां की एलईडी अचानक बंद हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर लाइट बंद की गई ताकि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सके। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। हालांकि जिला कलेक्टर ने इन आरोपों को खारिज किया है। लाइट का इश्यू आया था कुछ टाइम के लिए, उसके वजह सिर्फ वो एलईडी बंद हो गई थी, उन्होंने बता दिया, सुबह बता दिया था। बाकी सुरक्षा के बारे में कोई इश्यू नहीं है, सुरक्षा अपनी जगह पे चाक चौबंद। आखिरी और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर सतना की है, जहां स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी में कुछ अज्ञात लोग बक्से नुमा चीजें लेकर भीतर जाते दिख रहे हैं। ये लोग सवाल जवाब किए जाने पर भाग खड़े हुए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जो स्ट्रांग रूम में दाखिल हुए। इन तीनों कार्टूनों में आखिर क्या था? सवाल जवाब करने पर ये लोग भागे क्यों? इन्हें स्ट्रांग रूम जाने की इजाजत किसने और क्यों दी? क्या इनकी स्ट्रांग रूम में प्रवेश की एंट्री दर्ज हुई? एकदम आशंका है कि ये पेटियां हमारी बदलने के चक्कर में है। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों मामलों में बीजेपी की ओर से कोई शिकायत नहीं आई। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ही इन गड़बड़ियों में शामिल है। सागर, सतना और भोपाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने मांग की है कि इन मामलों का संज्ञान लेकर आयोग तुरंत कार्रवाई करे। वहीं कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि वो स्ट्रांग रूम की निगरानी में तनिक भी चूक न करें। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भोपाल में स्ट्रांग रूम के बाहर लगी एलईडी का बंद होना, सागर में गृह मंत्री की विधानसभा सीट की रिजर्व ईवीएम मशीनों का 48 घंटे बाद पहुंचना, सतना खरगोन में स्ट्रांग रूम में अज्ञात लोगों का बक्से लेकर घुसना कहीं न कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा है। भाजपा अपनी संभावित हार को देखते हुए लोकतंत्र और जनता के मत को कुचलने पर आमादा हो गई है। ये सरकार के संरक्षण में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। भोपाल, सतना और सागर में स्ट्रांग रूम को लेकर उठे सवालों के बाद कांग्रेस सतर्क हो गई है। कांग्रेस ने ग्वालियर और अनूपपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा में तैनात कर दिया है। स्ट्रांग रूम के बाहर बाकायदा टेंट लगाकर कार्यकर्ताओं की 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा दी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती वो सतर्क रहें। 15 साल के बाद कांग्रेस इस बार एमपी में जीत की उम्मीद पाले बैठी है, इसलिए वो किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। एमपी चुनाव के दौरान नेताओं के वायरल वीडियो ने तो बवंडर खड़े ही किए। अब चुनाव बाद भी वही सिलसिला जारी है। ताजा मामला बीजेपी की नेता और इंदौर के मऊ से बीजेपी प्रत्याशी उषा ठाकुर का है, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी सीट बदले जाने के पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी वंशवाद का ग्रहण लग गया है। इस बार बीजेपी ने इंदौर 3 विधानसभा सीट से उषा की जगह कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को चुनाव लड़ाया, जबकि उषा को विजयवर्गीय की सीट महू से मैदान में उतारा। ये राजनीतिक अन्याय है सचमुच। जितना आपको स्वीकारने में कष्ट है कि एकदम आदमी एक आए जिसको हम जानते ही नहीं है, अब वो कैसा है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और उसको वहां पे बोल दिया तुम वहां चले जाओ। ये जो वंशवाद का ग्रहण कांग्रेस को था वो हमारी बीजेपी को भी लगा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के सिलसिले में कानून के शिकंजे में आने के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा अब खुद को पीड़ित और प्रताड़ित बताने लगी हैं। अपनी जाति और औरत जात की दुहाई देने लगी हैं। मंजू वर्मा जब पेशी के लिए बेगूसराय के मझौल कोर्ट आई तो पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार करके बैठी थी कि मीडिया के सामने कहना क्या है। आते ही अपनी ही सरकार से लेकर विपक्ष तक को घेरना शुरू कर दिया। मैं बिहार की जनता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और तमाम दल के नेताओं से और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आरजू करती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों इस तरह से आज 4 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। मंजू वर्मा यही नहीं रुकी, कहने लगी कि कमजोर वर्ग की औरत होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
मुझे इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है 4 महीने से, क्योंकि मैं कमजोर वर्ग से हूँ, मैं पिछड़ा जात से हूँ, मैं औरत हूँ, इसीलिए मुझे 4 महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कई लड़कियों से यौन उत्पीड़न के बाद बिहार के समाज कल्याण मंत्री पद से मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। मंजू वर्मा के पति की शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी से नजदीकी की वजह से उनकी मंत्री की कुर्सी छिन गई थी। जब सीबीआई ने मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी की तो वहां कारतूस मिली, जिसके बाद आर्म्स एक्ट में उन पर केस दर्ज हुआ। 4 महीने की लुका छिपी और घर की कुर्की होने के बाद मंजू वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया। और अब जब कानून का फंदा कसता जा रहा है तो कह रही है कि कुशवाहा जाति की बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये प्रताड़ित जो हो रही है सिर्फ मंजू वर्मा नहीं हो रही है। मंजू वर्मा को कौन पहचानता था? ये प्रताड़ित चरिया बरियारपुर की विधायक हो रही है, सरकार की पूर्व मंत्री हो रही है और कुशवाहा जात की बेटी हो रही है। मैं जनता को सलाम करती हूँ। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने आज सदस्य देशों के प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद और आर्थिक अपराध को बड़ा मुद्दा बताया और संयुक्त राष्ट्र के आतंकरोधी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया, जिससे आतंकवादियों के नेटवर्क, उन्हें मिल रही आर्थिक मदद और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों से आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के खिलाफ मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी कारोबारी नीरव मोदी ने भारत न आने को लेकर नया पैंतरा चला है। नीरव ने जांच एजेंसीज को ईमेल के जरिए अपना जवाब भेजा है, जिसमें उसने भारत लौटने की स्थिति में मॉब लिंचिंग होने का अंदेशा जताया है। नीरव ने मेल में लिखा है कि उसे प्रॉपर्टी मालिकों, कर्जदारों और ग्राहकों के अलावा पीएनबी केस में गिरफ्तार आरोपियों के परिवार के लोगों से खतरा है। नीरव मोदी ने कहा है कि उसे बिना वजह बैंक फ्रॉड का पोस्टर बॉय बना दिया गया। नीरव की इसी ईमेल का हवाला देते हुए पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके भारत लौटने की संभावना से इनकार किया। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नीरव को अगर किसी तरह के खतरे का अंदेशा है तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ईडी नीरव को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग कर रहा है, जबकि नीरव के वकील इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का खूंखार आतंकवादी नवीद जट हाल ही में एक एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन एनकाउंटर से 1 महीने पहले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुरक्षा बल उस घर पर अटैक करते दिख रहे हैं जिसमें आतंकी नवीद जट छिपा था। पाकिस्तानी आतंकी और लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर नवीद जट को सुरक्षा बलों ने बडगाम में हुए एनकाउंटर में मार दिया। नवीद जट की ट्रेनिंग कसाब के साथ हुई थी और वो कई मामलों की साजिश में शामिल रहा। साथ ही नवीद जट जम्मू कश्मीर के पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में भी शामिल था। वहीं बिहार के गया में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश नाकाम करते हुए भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। 2 कुख्यात नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह कामयाबी फतेहपुर थाना इलाके से मिली। गिरफ्तार नक्सली में रघुबीर यादव उर्फ राजीव रंजन और रविंद्र यादव उर्फ डॉक्टर शामिल हैं, जिनके पास से 2 लोडेड राइफल, AK-56 मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस के अलावा नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है। माओवादी पोस्टर के जरिए नक्सली भर्ती अभियान चला रहे हैं। इसके लिए बाकायदा गांव के युवकों से आवेदन भी मांगा गया है। नक्सली किसी भी तरह अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके, इसके लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। मामला बुढ़ाना थाना क्षेत्र के उकावली गांव का है, जहां किसान नरेश त्यागी 26 नवंबर को घर से लापता हो गए और 2 दिन बाद शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा कि कर्ज के बोझ के चलते नरेश ने खुदकुशी कर ली थी। इस घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने नरेश का शव अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इसके बाद नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मौके पर तमाम नेता सियासी बयानबाजी करते दिखे। इस दौरान मृतक किसान के परिवार वालों को पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने न्याय का भरोसा दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद परिजनों ने किसान के शव का दाह संस्कार किया। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने से देश का अन्नदाता परेशान है, लिहाजा किसानों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के बाराबंकी और मिर्जापुर में नाराज किसानों ने सड़कों पर सैकड़ों क्विंटल आलू फेंककर प्रदर्शन किया। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान डीएम और एसएसपी ऑफिस पहुंचे और वहां से गुजरते हुए हाईवे पर आलू फेंक दिया। दरअसल पंजाब से यूपी में आलू आने की वजह से यूपी के आलू की कीमत कौड़ियों के भाव हो गई है। किसानों को उनकी लागत के हिसाब से फायदा नहीं मिल रहा। वहीं मिर्जापुर में कोल्ड स्टोरेज सीज करने के आदेश के विरोध में किसानों ने आलू फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। उग्र किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया।
तो खबरों के नैले पर विश्लेषण का दहला लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के दौरान पुलिस को गाली देना बीजेपी सांसद को भारी पड़ गया। बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सांसद के अलावा पुलिस ने 8 दूसरे लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। दरअसल शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनके प्रवेश के बाद पुलिस ने धर्मशाला वाले वीआईपी गेट को बंद कर दिया। इसी दौरान बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और बैरिकेडिंग हटाते हुए अंदर घुसने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो सांसद ने पुलिसकर्मियों को अपशब्द कह डाले, गाली गलौज करते हुए धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन समेत करीब 1 दर्जन धाराओं में केस दर्ज किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में आधी रात में बीजेपी विधायक का हंगामा देखने को मिला। दरअसल बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को राजापुर मंडी में किसानों और व्यापारियों के शोषण और अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। जब विधायक ने मंडी सचिव को फोन घुमाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे नाराज विधायक अपने समर्थकों के साथ गेट पर ही बैठ गए। घंटों गेट बंद होने से मंडी गेट पर लंबा जाम लग गया। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का आरोप है कि मंडी में एंट्री के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, साथ ही राजस्व को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर अधिकारियों ने भ्रष्ट लोगों पर लगाम नहीं लगाई तो वो इस्तीफा दे देंगे। मैंने कहा था कि जिस हिसाब से अगर इसने काम नहीं किया इस पदयात्रा में वाकई में बहुत बड़ा बदलाव हो, या तो हमें इस्तीफा देना पड़ेगा या अधिकारी अपना इस्तीफा देकर। उधर यूपी के एटा में भी नशे में धुत सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला जैथरा थाने का है, जहां तैनात सिपाही हरीश चंद्र शराब के नशे में धुत होकर एसओ की कुर्सी पर बैठ गया और दूसरे सिपाहियों को धमकाने लगा। इस दौरान नशे में धुत सिपाही ने एक फरियादी महिला को भी धमकाया। कुर्सी तुमने डाला, तुम्हारे पुरखा ने उठाता हूँ, ये कुर्सी बैठेगा मैं मानो मैं ऐसा हूँ का, मैं बहुत ऐसा हूँ ये मानो, और मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं सीओ से रिटायरमेंट रहूंगा। देश की सबसे आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का आज पहला ट्रायल शुरू किया गया। भारतीय रेल में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 ट्रायल के दौरान कोटा से सवाई माधोपुर के बीच चलाई गई। सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 ने अपने पहले ट्रायल के दौरान ही देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि अब तक देश में गतिमान एक्सप्रेस ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकी है। जल्द ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के और भी ट्रायल किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली से मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला अमन विहार इलाके का है, जहां भीड़ ने चोर समझकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की राजेश नाम का युवक चोरी के इरादे से शुक्रवार सुबह एक घर में घुसा था। परिवार के शोर मचाने पर वो भागने लगा, लेकिन लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में छेड़छाड़ से तंग आकर एक लड़की ने मनचले को जमकर सबक सिखाया। लड़की ने 2 मनचलों की जूते से पिटाई की और कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। हालांकि मनचले बार बार माफी मांगते रहे, लेकिन लड़की मनचलों की जूते से पिटाई करती रही। बताया जा रहा है कि ये लड़की अपनी सहेली के साथ स्कूटी से जा रही थी, तभी 2 युवक उनका पीछा करते और कमेंट करने लगे। इसके बाद जब लड़कियों ने उन्हें रोकना चाहा तो दोनों युवक एक स्वीट शॉप में जा घुसे। दोनों लड़कियों ने दोनों मनचलों की जमकर पिटाई की। बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जब लड़कियां हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्या कुछ भी करोगे? 4 बार मैंने मौका दिया है, 4 बार कि निकल जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं करूंगी, यहाँ से सीधी हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में देर रात एक युवक ने पुलिस वाले की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान दूसरे पुलिसकर्मी पास खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मामला ग्वालटोली थाना इलाके का है, जहां बीती देर रात अवैध शराब की सूचना पर पुलिस मनमोहन यादव नाम के शख्स के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान आरोपी शख्स और एक कांस्टेबल के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांस्टेबल की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोपी के साथियों ने इस घटना का मोबाइल से वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच कर रही है।